दोस्तों, इस वक्त देश की रक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी और गंभीर चर्चा चल रही है। सवाल सीधा है, क्या आने वाले 10-20 साल की लड़ाई के लिए भारत अपनी वायुसेना को पूरी तरह तैयार कर रहा है, और अगर हां तो कैसे? भारतीय वायुसेना की ताकत हमेशा से देश की सुरक्षा का सबसे अहम स्तंभ रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्क्वाड्रन की घटती संख्या, पुराने हो रहे लड़ाकू विमान और पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य ताकत ने रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ाई है। ऐसे में 114 नए लड़ाकू विमानों की संभावित डील ने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस विमान की जो पहले से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, डैसॉल्ट राफेल। भारत 36 राफेल विमानों को शामिल कर चुका है और ये अलग अलग एयरबेस पर तैनात है। राफेल को 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर माना जाता है, यानी ये सिर्फ हवा में दुश्मन को मार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर सटीक हमले, समुद्री ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन भी कर सकता है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है इसका एडवांस एसआर रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मीटियोर मिसाइल। ये तीनों मिलकर इसे बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बेहद घातक बनाते हैं। भारतीय वायुसेना पहले ही इसका प्रदर्शन देख चुकी है, इसलिए 114 और राफेल लेने की चर्चा को एक सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच रूस ने भारत के सामने फिर से अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट पेश कर दिया है, सुखोई Su-57, और यहीं से बहस का असली मोड़ शुरू होता है। रूस का दावा है कि Su-57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भविष्य की युद्ध प्रणाली का हिस्सा है। 5वीं पीढ़ी का मतलब सिर्फ स्टेल्थ नहीं होता, इसका मतलब है कम रडार सिग्नेचर, सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की क्षमता। रूस ने इस बार सिर्फ विमान नहीं, बल्कि एक पैकेज ऑफर किया है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग की संभावना भी शामिल बताई जा रही है। खबर यह भी है कि रूसी टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा का दौरा किया। यही वह जगह है जहां भारत पहले से सुखोई Su-30 MKI का उत्पादन करता रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे का मकसद यह आकलन करना था कि अगर Su-57 भारत में बने तो उसकी लागत क्या होगी और कितनी संख्या पर लोकल प्रोडक्शन आर्थिक रूप से सही रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 से 140 विमानों जैसी बड़ी संख्या पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा व्यवहारिक मानी जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्पादन से प्रति विमान लागत घटती है। अब जरा सोचिए, अगर 114 राफेल और लगभग 140 Su-57 जैसे विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर 250 से ज्यादा नए जेट जुड़ सकते हैं। भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या करीब 42 मानी जाती है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कम है। ऐसे में यह बड़ा ऑर्डर स्क्वाड्रन गैप को काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन Su-57 के साथ एक और चर्चा तेज हो गई है, विंगमैन ड्रोन की। रूस जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है उसमें Su-57 के साथ एक स्टेल्थ ड्रोन मिलकर ऑपरेशन करता है। इस ड्रोन का नाम है सुखोई S-70 ओखोटनिक B। यह ड्रोन फाइटर जेट के आगे उड़ सकता है, दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की पहचान कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हथियार भी गिरा सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह पायलट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। अगर ऐसी तकनीक भारत को गहराई से मिलती है तो यह वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा? इतिहास गवाह है कि किसी भी देश से एक 100% संवेदनशील तकनीक हासिल करना आसान नहीं होता। खासकर इंजन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ मटेरियल, रडार, एल्गोरिदम और मिशन कंप्यूटर जैसी चीजें बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। अक्सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब असेंबली या सीमित लाइसेंस प्रोडक्शन तक ही सीमित रहता है। यहीं पर भारत का अपना स्वदेशी कार्यक्रम भी चर्चा में आता है, हाल आमसा, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी आमसा को भारत का भविष्य का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जा रहा है। अगर किसी विदेशी डील से इंजन, स्टेल्थ मटेरियल या सेंसर टेक्नोलॉजी पर सार्थक सहयोग मिलता है तो आमसे को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर तकनीक सीमित रही तो फायदा भी सीमित रहेगा। अब बात करते हैं क्षेत्रीय संतुलन की। चीन पहले से ही चंगडू J-20 को सेवा में ला चुका है और अपनी स्टेल्थ क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए 5वीं पीढ़ी की क्षमता विकसित करना सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत बनता जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ कौन सा जेट ज्यादा आधुनिक है का नहीं है।
असली सवाल यह है कि आने वाले 20-30 साल की युद्ध रणनीति क्या होगी। भविष्य की लड़ाई सिर्फ एक विमान बनाम दूसरे विमान की नहीं होगी। यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगी, जहां फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट, ग्राउंड एयर डिफेंस और साइबर सिस्टम सब एक साथ जुड़े होंगे। अगर भारत 114 राफेल पर आगे बढ़ता है तो उसे ऑपरेशनल स्थिरता और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मिलता है। ट्रेनिंग आसान रहेगी, स्पेयर पार्ट्स की समस्या कम होगी और मौजूदा सिस्टम के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। अगर भारत Su-57 पर दांव लगाता है तो उसे 5वीं पीढ़ी की छलांग मिल सकती है, बशर्ते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वास्तविक और गहरा हो। लेकिन यहां बजट भी एक बड़ा फैक्टर है। 200 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट खरीदना सिर्फ खरीद लागत तक सीमित नहीं होता। इसमें 30-40 साल का मेंटेनेंस, अपग्रेड, हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग शामिल होती है। अक्सर लाइफ साइकिल कॉस्ट असली खरीद कीमत से कई गुना ज्यादा होती है। सरकार को यह भी देखना होगा कि एक साथ इतने बड़े ऑर्डर से रक्षा बजट पर कितना दबाव पड़ेगा। क्या चरणबद्ध तरीके से खरीद बेहतर होगी? क्या मिश्रित मॉडल अपनाया जाएगा जिसमें कुछ राफेल, कुछ Su-57 और आगे चलकर आमसा शामिल हो? रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ सकता है। एक तरफ तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक में निवेश। आखिरकार फैसला सिर्फ तकनीकी तुलना से नहीं होगा, यह फैसला होगा आत्मनिर्भरता कितनी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल बेस कितना मजबूत होगा, लंबी अवधि में रणनीतिक बढ़त कितनी मिलेगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन कितना स्थिर रहेगा। अभी तक आधिकारिक तौर पर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। बातचीत जारी है, मूल्यांकन जारी है और रणनीतिक समीक्षा जारी है। लेकिन इतना साफ है कि आने वाला फैसला भारतीय वायुसेना की दिशा तय करेगा। क्या भारत सिर्फ 114 राफेल लेकर अपनी जरूरत पूरी करेगा? क्या वह Su-57 के जरिए 5वीं पीढ़ी की ओर तेज छलांग लगाएगा या फिर दोनों का संतुलन बनाकर एक मल्टीलेयर फ्लीट तैयार करेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आ सकता है। दोस्तों देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान की कीमत सिर्फ उसकी खरीद कीमत नहीं होती। असली खर्च शुरू होता है उसके बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, हथियार पैकेज, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, मिड लाइफ अपग्रेड। एक फाइटर जेट 30 से 40 साल सेवा में रहता है। इस पूरे समय की लाइफ साइकिल कॉस्ट अक्सर खरीद कीमत से कई गुना ज्यादा होती है। अगर भारत 114 राफेल लेता है तो उसे मौजूदा सिस्टम के साथ तालमेल का फायदा मिलेगा। ट्रेनिंग पहले से स्थापित है, सप्लाई चेन तैयार है, हथियार पहले से इंटीग्रेटेड हैं, यानी लॉजिस्टिक्स आसान रहेगा। लेकिन अगर भारत Su-57 भी शामिल करता है तो पूरी तरह नई सपोर्ट इकोसिस्टम तैयार करनी होगी। स्टेल्थ कोटिंग के लिए अलग मेंटेनेंस सुविधा, एडवांस सेंसर सिस्टम के लिए खास टेक्निकल सपोर्ट और पायलट ट्रेनिंग का नया ढांचा तैयार करना पड़ेगा। रूस का दावा है कि वह Su-57 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, लेकिन इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब कई स्तरों पर अलग अलग हो सकता है। क्या भारत को कोर इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी? क्या स्टेल्थ मटेरियल की फॉर्मूला टेक्नोलॉजी शेयर होगी? क्या रडार और मिशन कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिलेगा? अगर जवाब हां है तो यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा पहले ही सुखोई Su-30 MKI बना चुकी है, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के जेट की जटिलता कहीं ज्यादा है। अगर भारत में 120-140 Su-57 का लोकल प्रोडक्शन होता है तो इससे हजारों हाई स्किल नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है। लेकिन यह तभी फायदेमंद होगा जब वास्तविक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं। रूस जिस ड्रोन की बात कर रहा है वो है Sukhoi S-70 ओखोटनिक बी। ये लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट के साथ उड़ता है और खतरनाक मिशन पहले अंजाम देता है। भविष्य की लड़ाई में पायलटेड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का संयोजन बहुत अहम माना जा रहा है। अगर भारत को इस तकनीक में वास्तविक साझेदारी मिलती है तो यह एक बड़ी रणनीतिक छलांग हो सकती है। लेकिन भारत खुद भी स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हाल आमसा। एमसीए को भारत का भविष्य माना जा रहा है। अगर विदेशी डील से इंजन, स्टेल्थ और सेंसर टेक्नोलॉजी पर लाभ मिलता है तो एमसीए की राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर विदेशी निर्भरता ज्यादा बढ़ी तो स्वदेशी कार्यक्रम की गति प्रभावित भी हो सकती है। चीन पहले से ही चंगडू J-20 को बड़ी संख्या में तैनात कर चुका है। वह अपने स्टेल्थ बेड़े को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के सामने दो विकल्प हैं। एक,
तत्काल स्क्वाड्रन गैप भरना। 2, भविष्य की 5वीं पीढ़ी की क्षमता मजबूत करना। सिर्फ राफेल लेने से तत्काल ताकत बढ़ेगी, सिर्फ Su-57 लेने से भविष्य की छलांग मिलेगी। लेकिन दोनों का संतुलन शायद सबसे व्यावहारिक मॉडल हो सकता है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को 3 स्तरीय मॉडल अपनाना पड़ सकता है। 1, 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म राफेल। 2, 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म Su-57 या आमचा। 3, स्वदेशी दीर्घकालिक कार्यक्रम आमचा का पूर्ण विकास। इससे तत्काल ऑपरेशनल जरूरत भी पूरी होगी और भविष्य की तकनीकी क्षमता भी विकसित होगी। सरकार निम्न बिंदुओं पर विचार करेगी: लागत बनाम क्षमता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गहराई, डिलीवरी टाइमलाइन, इंडस्ट्रियल लाभ, रणनीतिक स्वतंत्रता। फैसला भावनात्मक नहीं होगा, यह पूरी तरह रणनीतिक और आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित होगा। आने वाले 20-30 साल की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए भारत को ऐसा संयोजन चुनना होगा जो स्क्वाड्रन गैप कम करे, 5वीं पीढ़ी की क्षमता दे, आत्मनिर्भरता बढ़ाए और क्षेत्रीय संतुलन मजबूत करे। संभव है कि अंतिम मॉडल में 114 राफेल आगे बढ़े, Su-57 सीमित संख्या में आए और आमसा को दीर्घकालिक प्राथमिकता दी जाए। लेकिन अंतिम निर्णय ही बताएगा कि भारत तत्काल सुरक्षा को प्राथमिकता देता है या भविष्य की तकनीकी छलांग को, या फिर दोनों का संतुलित रास्ता अपनाता है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से भारत को किस मॉडल पर आगे बढ़ना चाहिए? केवल राफेल, Su-57 पर बड़ा दांव, या फिर संतुलित मिश्रित रणनीति? ऐसे ही बने रहिए हमारे इस चैनल पे। आगे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन देना ना भूलें। जय हिंद,